तो ही एकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? आज अपने बात करेंगे थार्नडाइक के सिद्धांत, प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के बारे में अपने बात करेंगे। दोस्तों कल बताया था व्यवहारवाद, दूसरा संज्ञानवाद बताया था। और जो व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद को दो भागों में बांटा था। कौन सा? पुनर्वलनवाद और दूसरा अपुनर्वलनवाद। पुनर्वलनवाद के कई समर्थक विद्वानों के नाम बताए थे और जिसमें पहले नंबर पर थे थार्नडाइक। तो आज अपने थार्नडाइक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? थार्नडाइक ने सिद्धांत दिया था दोस्तों, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। कौन सा था? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, भूल का सिद्धांत, इसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। थार्नडाइक जो थे वो यूएसए के विद्वान थे। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले विद्वान थे। और सन 1874 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1949 में। यानी कि इस पृथ्वी के ऊपर कुल 75 साल तक जिए थे। कितने साल तक है? 75 साल तक। तो इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1874 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था? 1874 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। और जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 1949 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो धरती पर कितने साल तक रहे? पृथ्वी पर 75 वर्ष तक जिंदा रहे थे इस पृथ्वी के ऊपर। और 75 वर्षों के अंदर इन्होंने साइकोलॉजी के लिए बहुत कुछ दिया। और अमेरिका के ये पहले विद्वान थे जिन्होंने जानवरों पर प्रयोग किए थे। सीखने का जो प्रयोग किया था वो जानवरों पर किया था। अमेरिका के ये प्रथम विद्वान थे। क्या थे? यूएसए के प्रथम विद्वान थे। ये यूएसए के प्रथम विद्वान थे जिन्होंने जीवों पर यानी कि जानवरों पर प्रयोग किया था। किस पर है? जानवरों पर प्रयोग किया था। इन्होंने पीएचडी कर रहे थे। ये जब पीएचडी कर रहे थे तो 1898 ईस्वी के अंदर इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस, कौन सी? एनिमल इंटेलिजेंस नाम से इन्होंने थीसिस लिखी थी। और उस थीसिस के अंदर इस सिद्धांत का जिक्र था। और ये जो सिद्धांत था सन 1913 ईस्वी के अंदर दुनिया के सामने आया। यानी कि सबके जो सामने आया ये सिद्धांत कब आया था? 1913 ईस्वी के अंदर दोस्तों ये सिद्धांत सबके सामने आया। और इनका जन्म कब हुआ था? 1874 में। और मृत्यु कब हुई थी? 1949 ईस्वी में। और ये विद्वान कहाँ के थे? अमेरिका के रहने वाले थे। और अमेरिका के पहले विद्वान थे जिन्होंने जानवरों के ऊपर प्रयोग किया था। किसके ऊपर प्रयोग किया था? जानवरों के ऊपर प्रयोग किया था दोस्तों। इन्होंने फिर पीएचडी कर रहे थे तो एनिमल इंटेलिजेंस नाम से क्या निकाली थी? थीसिस निकाली थी। उसी के अंदर इस प्रयोग के बारे में जिक्र है, प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के बारे में। इन्होंने अपनी जो जानवरों के ऊपर प्रयोग किया कि जानवर किस प्रकार सीखते हैं, उसके बारे में इन्होंने पूरा ज्ञान जो था इसके अंदर प्रस्तुत किया दुनिया के सामने। 1913 ईस्वी में ये सिद्धांत आया था दोस्तों। इन्होंने क्या कहा कि उद्दीपन के साथ, किसके साथ? उद्दीपन के साथ अनुक्रिया कैसे होती है। उद्दीपन है और अनुक्रिया का संबंध बताया इन्होंने। कैसे संबंध बताया? अब उसके बारे में बताता हूं दोस्तों कि जब स्कूल में बालक पढ़ने के लिए जाता है तो वो तरह तरह की अनुक्रियाएं करता है ना। कोई भी प्रश्न दे दिया उसको कि मान लो बच्चा है और उसको ये कहा गया कि आपके पड़ोस के अंदर सबसे बढ़िया पड़ोसी कौन सा है, तो वो कभी किसी का नाम लेगा, कभी किसी का नाम लेगा, कभी किसी का नाम लेगा, कभी किसी का नाम लेगा ना। उसके बाद में जो मास्टर है वो बताएगा, भी बहुत सारे लाएगा, फिर कहेगा नहीं ये भी काट दे, ये भी तुम्हारे पड़ोसी, बढ़िया से बढ़िया एक ही पड़ोसी का नाम बताना है। तो वो कई बार जब उसको भेजा जाता है लिखने के लिए कॉपी पर कि लिख के लाओ, तो लास्ट में उसको 5-7 बार प्रयास करने के बाद में और वो एक पड़ोसी का ही नाम लिख कर लाता है। तो यानी कि जब उसको टारगेट दिया गया तो उसने बार बार प्रयास किया। क्या किया? बार बार प्रयास किया, तरह तरह की अनुक्रियाएं की और लास्ट में उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब यहाँ पर भोजन भी है दोस्तों। क्या चीज़ है? स्टिम्यूल भी है। दूसरी बात, किसी भी टारगेट दिए हुए टारगेट को प्राप्त करना भी है। और यहाँ पर उस टारगेट को देख के जो बालक है वो तरह तरह की अनुक्रियाएं करता है। क्या करता है? अनुक्रियाएं। और जो सबसे सही अनुक्रिया होती है, जो सही अनुक्रिया होती है उसको अपना लेता है और जो दूसरी अनुक्रियाएं हैं उसका त्याग कर देता है। यहाँ तक सही है? समझ में आएगा आपको?
उसके बाद में ये कहता है, थार्नडाइक साहब ये कहते हैं कि जब ये अनुक्रियाएं करता है और सही अनुक्रिया को धारण करता है, इसमें शरीर का योगदान सबसे अधिक है। किसका योगदान है? शरीर का योगदान सबसे ज़्यादा है। और जो शरीर का योगदान है उसी कारण इसको शारीरिक सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शारीरिक सिद्धांत। शारीरिक सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? थार्नडाइक ने इसको शारीरिक सिद्धांत क्यों कहा? इन्होंने कहा कि इस प्रयोग को करते वक्त चिंतन का प्रयोग नहीं होता। किसका प्रयोग नहीं होता? चिंतन और विवेचना का प्रयोग नहीं होता। किसका प्रयोग नहीं होता? न तो चिंतन का प्रयोग होता है, चिंतन का, और न ही विवेचना का प्रयोग किया जाता है। न चिंतन का न विवेचना का प्रयोग किया जाता है। और जब चिंतन और विवेचना का प्रयोग नहीं किया जाता तो मुख्य तौर से शरीर का प्रयोग किया जाता है। कैसे? ये कहता है कि व्यक्ति जब बार बार प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, भूल जाता है, फिर ट्राई करता है, प्रयत्न करता है, तो उसमें यहाँ पर चिंतन की जरूरत नहीं हुई, बार बार अभ्यास की जरूरत हुई। किसकी जरूरत हुई? अभ्यास की जरूरत हुई। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। तो जो शरीर सिद्धांत जो है, बॉडी है, ये मेन चीज़ है। इन्होंने ये कहा जो शरीर है यही मेन चीज़ है। इन्होंने ये कहा था किसी चीज़ का चयन और दूसरा चयन होने के बाद में संबंध, चयन और संबंध जो है उसके ऊपर ये बल दे रहे हैं। किसके ऊपर बल दे रहे हैं? चयन और संबंध के ऊपर बल दे रहे हैं। इन्होंने ये कहा है कि दो प्रक्रियाएं हैं, एक चयन है और दूसरा क्या चीज़ है? संबंध है। अब मान लो कोई चीज़ है और मेरी माँ मेरे से किस बात से खुश होती है। बच्चा अपनी माँ को रिझाने के लिए तरह तरह की हरकतें करता है, लेकिन माँ रिझती नहीं है, लेकिन एक अनुक्रिया से वो रिझती है, तो उसका उसने चयन कर लिया। क्या कर लिया? और उसके साथ उसने संबंध स्थापित कर लिया। क्या कर लिया? इसीलिए इसे चयन और संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? चयन और संबंध का सिद्धांत भी बोलते हैं। उद्दीपन को देख के अनुक्रिया होती है, इसीलिए इसे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। उसके बाद में जिस चीज़ को प्राप्त करना है उसके साथ संबंध स्थापित हो जाता है, इसीलिए संबंध का सिद्धांत भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? संबंध का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। अब उद्दीपन और दूसरी अनुक्रिया के बीच में संबंध होता है, इसे बंध का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बंध का सिद्धांत भी कहते हैं। दोनों के बीच में बंधन होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बंध का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। थार्नडाइक ने ये कहा कि इस सिद्धांत में प्रमुख तीन विशेषताएं हैं दोस्तों। कितनी विशेषताएं हैं? इन्होंने कहा तीन विशेषताएं हैं। तीन विशेषताएं हैं। और वो तीन विशेषताएं कौन कौन सी है दोस्तों? इस सिद्धांत को बताते समय इन्होंने कहा कि तीन विशेषताएं होती है, और वो तीन विशेषताएं कौन कौन सी है दोस्तों? नंबर एक, इन्होंने कहा कि बार बार अभ्यास। क्या चीज़ है? बार बार अभ्यास का प्रयोग। इस काम को करने के लिए, किसी टारगेट को प्राप्त करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। दूसरा, चिंतन का प्रयोग नहीं होता। किसका प्रयोग नहीं होता है? चिंतन का प्रयोग नहीं किया जाता। किसका प्रयोग नहीं किया जाता? चिंतन का प्रयोग नहीं किया जाता। और बार बार किसका? अभ्यास का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा, तीसरा मेन चीज़ है उद्दीपन। क्या चीज़ है? उद्दीपन स्पष्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उद्दीपन स्पष्ट होना चाहिए। और बार बार उद्दीपन को देख के अभ्यास। और तीसरा, चिंतन का प्रयोग इसमें नहीं होता। इस सिद्धांत में बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन आपको ये तीन विशेषताएं हैं, इन्हें आपको याद रखना है। चिंतन का प्रयोग, उद्दीपन स्पष्ट होना चाहिए, और तीसरी क्या चीज़ होनी चाहिए? बार बार अभ्यास। तो यहाँ तक आपको याद रखना है। एक बार फिर मैं रिकॉल कर देता हूँ कि थार्नडाइक का सिद्धांत व्यवहारवादी थे। ये क्या थे? व्यवहारवादी थे। और व्यवहारवाद को दो भागों में बांटा, एक पुनर्वलन और दूसरा अपुनर्वलन। ये पुनर्वलन के सपोर्टर थे क्योंकि उद्दीपन और अनुक्रिया पर इन्होंने बल दिया था। उसके बाद अमेरिका के पहले विद्वान थे जिन्होंने जानवरों के ऊपर प्रयोग किए। 1874 में जन्म, 1949 में मृत्यु, 75 साल तक यहाँ पर रहे थे ये। उसके बाद में पीएचडी के दौरान एनिमल इंटेलिजेंस थीसिस के अंदर इन्होंने प्रयत्न और भूल के सिद्धांत को प्रदान किया था। 1898 में ये सिद्धांत दिया, लेकिन ये दुनिया के सामने 1913 ईस्वी में
आया था सब। उसके बाद में बताया जाता है कि इन्होंने ये कहा कि उद्दीपन को देख के अनुक्रिया करता है और उद्दीपन को प्राप्त करने के लिए जो सही अनुक्रिया है बालक उसका चयन कर लेता है और चयन करने के बाद में उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद में इसमें कहता है ये चिंतन और विवेचना की सिद्धांत में कोई भी प्रयोग नहीं होता। शारीरिक सिद्धांत भी इसका नाम है। क्या है? अभी मैं बताऊंगा इसके अन्य कौन कौन से नाम है दोस्तों। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको साफ कर दूं और साफ करने के बाद में अपने आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इन्होंने ये कहा था कि सीखना एक कर्मोत्तर तरीके से होता है, सूझ का सिद्धांत नहीं है। क्या नहीं है? सूझ का सिद्धांत नहीं है। इन्होंने किस किस के ऊपर प्रयोग किया था? बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था, मछली पर किया था, वनमानुष पर भी ये प्रयोग करना चाहते थे लेकिन वो महंगा था। क्या था? वो महंगा था। महंगा होने के कारण उसके ऊपर ये प्रयोग नहीं कर पाए थे। तो किसके ऊपर प्रयोग किया था इन्होंने? कुत्ते पर, बिल्ली पर, मछली के ऊपर प्रयोग किया था और फिर उसके बाद में आगे चल के मानव पर भी प्रयोग किया था। और इन्होंने भूखी बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। किस पर है? भूखी बिल्ली के ऊपर। कैसे प्रयोग किया था दोस्तों? भूखी बिल्ली पर प्रयोग, उसके बारे में आपको बताता हूँ। प्रयोग किया था किस पर? भूखी बिल्ली पर। एक भूखी बिल्ली थी और उसको एक पेटी में बंद कर दिया था ऐसे इन्होंने। ये रही पेटी और उसके अंदर बंद कर दिया। किसको? एक बिल्ली को बंद कर दिया। ये रही बिल्ली और उसको बंद कर दिया ऐसे। लग तो राजचूहे जैसा, मेरे को ड्राइंग ज़्यादा बढ़िया नहीं आती लेकिन आपको बता दूं यहाँ पर बाहर एक ऐसे करके और मछली टंगा दी गई है। ऐसे मछली टंगा दी गई है बाहर ऐसे। और यहाँ पर एक ऐसे करके और लीवर लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया है? लीवर। ऐसे। क्या चीज़ है ये? लीवर है। और ये क्या चीज़ है? मछली है। और ये क्या चीज़ है? बिल्ली है। और इस पेटी के अंदर ये देखो एक पेटी है, इस पेटी के अंदर इसको बंद कर दिया गया। अब इस प्रयोग के द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं जानवरों के ऊपर इन्होंने कि किस प्रकार ये मछली उद्दीपन का काम करती है। किसका काम कर रही है? उद्दीपन का काम कर रही है। और बिल्ली ने जैसे ही मछली को देखा तो वो बार बार क्या कर रही है? भूखी बिल्ली उस उलझन पेटिका के अंदर, उलझन जो पेटिका है इसको पहली पेटिका भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इस पेटिका का जो नाम है या उलझन पेटिका, क्या नाम है? उलझन पेटिका या क्या चीज़ है? भूल भुलैया पेटिका। एक तरह से उलझन पेटिका जो दी हुई है, इस उलझन पेटिका के अंदर, जिसको पहली पेटिका भी कहते हैं, सॉरी उलझन पेटिका मैंने बोल दिया था, पहली पेटिका, पहली पेटिका, पहली पेटिका, उसके अंदर इसको बंद कर दिया गया पेटिका के अंदर। और ये बाहर निकलना चाहती है, कभी वो ऐसे सोट रही है जमीन को, कभी उसको तोड़ना चाह रही है। किसको तोड़ना चाह रही है? पेटिका को तोड़ना चाह रही है। और इस पेटिका में एक लीवर, जो मैंने आपको बना के दिखाई दिया कि इसके अंदर एक लीवर लगा हुआ है और जिसके दबने से, यानी कि जैसे ही बिल्ली का पैर लगे ताकि वो बाहर आ जाए, पहले तो वो पेटिका को तोड़ने का प्रयास कर रही है, मैं बाहर आ जाऊं, इसको छोड़ने का प्रयास कर रही है। वो तरह तरह की अनुक्रिया कर रही है, तोड़ के, उछल के, कूद करके। भूखी जो बिल्ली है वो भोजन को देखकर अनियमित व्यवहार कर रही है। कौन सा व्यवहार कर रही है? अनियमित, अनियमित व्यवहार कर रही है। किसको देख के? किसको देख के अनियमित व्यवहार कर रही है? इस मछली को देखकर अनियमित व्यवहार कौन कर रही है? बिल्ली कर रही है। और जैसे ही वो अनियमित व्यवहार कर रही है तो मछली ने बिल्ली के लिए उत्तेजक का काम किया है। किसका काम किया है? उत्तेजक का काम किया है। मछली ने बिल्ली के लिए उत्तेजक का काम किया है। क्या किया है? उत्तेजक का काम किया है। और वो उछल कूद मचा रही है। किस पेटिका में? पहली पेटिका के अंदर। और आपको अभी भी बताया, नोचना, खसोटना, उछलना, कूदना, यानी कि इसका जो व्यवहार है उसके अंदर वो सक्रिय हो जाता है। किसको देख के? बिल्ली को देख के। और वो बाहर आना चाहती है और उसको खा जाना चाहती है। किसको? मछली को। और अचानक संयोगवश जब उछल कूद रही है
उसी समय के अंदर उस लीवर के ऊपर इस बिल्ली का पैर लग जाता है, और पैर लगने के बाद में ये गेट यहाँ से खुल जाता है। गेट खुला, बिल्ली बाहर, मछली चट, मछली को खा जाती है। कौन है? ये बिल्ली। और इस प्रयोग को कम से कम 100 बार दोहराया गया दोस्तों। कितनी बार है? इस प्रयोग को 100 बार दोहराया गया। कितनी बार दोहराया गया? 100 बार दोहराया गया। आपको जानकारी के लिए बताऊं, इस प्रयोग के दौरान बिल्ली के व्यवहार में कमी देखी गई। कैसे? पहली बार किया गया तो ज़्यादा टाइम लगा, दूसरी बार कम, फिर कम, फिर कम, और एक मौका ऐसा आया कि पेटिका के अंदर बिल्ली जाती, लीवर पर पैर दबाती और वो वापस आ जाती, लीवर पर पैर दबाती और वो वापस आ जाती। यानी कि उसको जो उद्दीपन है, जो यहाँ पर उद्दीपन है, उद्दीपन को देख के उसने क्या किया? अनुक्रिया की कि नहीं की? अनुक्रिया को क्या बोलते हैं? अनुक्रिया को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? एक तरह से रिस्पॉन्स बोलते हैं ना, रिस्पॉन्स। प्रतिक्रिया को, सॉरी, प्रतिक्रिया या अनुक्रिया को क्या बोलेंगे अपने? रिस्पॉन्स। और यहाँ पर जो बात की अपने भोजन को क्या बोला? उद्दीपन को क्या बोला हमने? उद्दीपन को बोला है हमने, उद्दीपन जो है उसको क्या बोला है हमने? स्टिम्यूल। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? स्टिम्यूल बोलते हैं। इस सिद्धांत के कई नाम हैं। क्या नाम है? इस सिद्धांत के कई नाम है दोस्तों। जिन सिद्धांतों के नाम है वो बता रहा हूं मैं अब आपको। तो यहाँ पर एसआर थ्योरी, कौन सी थ्योरी? एसआर थ्योरी, ठीक है। दूसरी चीज है बंध का सिद्धांत है। कौन सा है? बंध का सिद्धांत। बंध, बंधन हो गया ना, तो बंध का सिद्धांत, सिद्धांत। तीसरी चीज है यहाँ पर जो मछली है, ये क्या चीज है? उद्दीपन है। क्या चीज है? उद्दीपन। उद्दीपन को देख के क्या हुई है? अनुक्रिया हुई है। क्या हुई है? उद्दीपन, अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद में संबंध हो गया, यानी कि इसको देखें तो संबंध का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? संबंध का सिद्धांत। क्या बोलेंगे इसको? संबंध का सिद्धांत है। इसको अपने कहेंगे शरीर का ज्यादा प्रयोग किया है इसके अंदर, तो शरीर का सिद्धांत। कौन सा? तो शारीरिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? शारीरिक सिद्धांत। और क्या बोलेंगे? प्रभाव का सिद्धांत। कौन सा है? प्रभाव का सिद्धांत। एक इस सिद्धांत का नाम है दोस्तों ठोस का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? ठोस का सिद्धांत। क्योंकि भौतिक वस्तु है एक तरफ, एक तरह से, जिसके अंदर कोई भी चीज़ का परिवर्तन नहीं किया जा सके, बिल्ली, और दूसरी तरफ मछली है। दोनों चीज़ें जिसको एक ही आकार, यानी कि एक आकार में रहती है। पानी का आकार बदल जाता है, बर्फ़ का आकार बदल जाता है, बिल्ली का उसका, इसीलिए इसको ठोस का सिद्धांत भी कहते हैं, बंध का सिद्धांत भी बोलते हैं। उसके बाद में प्रभाव का सिद्धांत भी बोलते हैं, सीखने का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत लिख ही दिया। कौन सा सिद्धांत है? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। भूल का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद में परिश्रम का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? परिश्रम का सिद्धांत, ठीक है। प्रभाव का सिद्धांत लिख दिया है। उसके बाद में प्रभाव का सिद्धांत, प्रयत्न का सिद्धांत, भूल का सिद्धांत, परिश्रम का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, एसआर थ्योरी आदि बहुत सारे इसके नाम हैं। जो थार्नडाइक थे, इन्होंने अपने सिद्धांत को करने के लिए 3 प्रमुख नियम और 5 गौण नियम भी दिए थे। क्या दिए थे? गौण नियम भी दिए थे। आवर्ती का सिद्धांत भी कहते हैं इसका, इनका एक और नाम था आवर्ती का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? आवर्ती का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? आवर्ती का सिद्धांत। तो इनके बहुत सारे नाम हैं, जो सिद्धांतों को आपको नाम दिए हैं और आपको बताया गया है कि इन सिद्धांतों के अन्य नाम क्या है। इनके जो सिद्धांत था थार्नडाइक का, जिसका नाम क्या था? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। विद्वान कहाँ के थे? इनके उपनाम क्या है? अब इनको याद कैसे रखें दोस्तों? आपको पता है कि इस सिद्धांत के अंदर बुद्धि का प्रयोग नहीं हो रहा, तो कहीं पर आपको बुद्धि शब्द नजर नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। विवेचना शब्द का नाम नहीं आएगा, तर्क का नाम नहीं आएगा,
क्योंकि सूज के सिद्धांत के पक्षधर नहीं है, सूज के सिद्धांत के पक्षधर नहीं है। उसके बाद में एसआर थ्योरी का सिद्धांत है ये, ठीक है, बंद का सिद्धांत है। आपको सिंपल सा याद रखना है कि जो भोजन है, भोजन को उद्दीपन कहना है। क्या कहना है? उद्दीपन के साथ अनुक्रिया होनी है। उसके बाद में अंग्रेजी को इसमें स्टिम्यूल्स और रिस्पॉन्स थ्योरी बोलते हैं। बंद का मतलब भोजन का और दोनों चीज़ों का, मछली का और बिल्ली दोनों का क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, संबंध हो जाता है। उसके बाद में दोनों तरफ, एक तरफ बिल्ली का शरीर है, एक तरफ मछली का शरीर है, तो शरीर का सिद्धांत है। उसके बाद में प्रभाव का सिद्धांत। दोस्तों आपको पता है, यदि बाहर निकलते ही मछली नहीं मिलेगी तो प्रभाव नहीं मिल पाएगा। उसके बाद में ठोस वस्तु, बाहर क्या चीज़ है? ठोस है। एक तरह से मछली जो है वो ठोस है और वो उसको प्राप्त करना चाहती है। तरल और ठोस का सिद्धांत किसी और ने दिया था, लेकिन यहाँ पर ठोस का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत बता दिया। परिश्रम कर रही है बिल्ली, बार बार अभ्यास कर रही है, इसको अभ्यास का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभ्यास का, अभ्यास का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद में आवर्ती, बार 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 अभ्यास किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? बार बार। तो प्रश्न आता है, जो इन्होंने पेटिका ली उसका नाम क्या है? पहली पेटिका या उलझन पेटिका। दोस्तों थार्नडाइक का सिद्धांत में से 100 में से 100% एक प्रश्न आएगा। आपको फिर बता दूं, रीट के अंदर प्रश्न आएगा। क्या आएगा? रीट के अंदर प्रश्न आएगा। रीट के अंदर क्या आएगा? प्रश्न आएगा। रीट में प्रश्न आएगा इसमें। क्यों आएगा? क्योंकि ये प्रमुख सिद्धांत है, अधिगम का प्रमुख सिद्धांत है। थार्नडाइक का जो सिद्धांत है, किस पर प्रयोग किया है? भूखी बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया है। प्रयोग किस पर किया है? मछली पर। और साथ में क्या ली है? बिल्ली ली गई है। पेटिका का नाम क्या है? उलझन पेटिका या पहली पेटिका है। उसके बाद में ये इस सिद्धांत के नाम है। और मोटी मोटी बात याद रखना है इसके अंदर कि दो चीज़ों के बीच में संबंध हो रहा है या बंद हो रहा है। क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। और भोजन का प्रभाव पड़ता है। जब आपका पेट भर जाता है तो आपके ऊपर भी तो प्रभाव पड़ता है। दोबारा और कहें आप रोटी खा लो, खाओगे नहीं। और भूख लगती है आप रोटी की तरफ टूट पड़ते हो। तो यानी कि प्रभाव। और आदमी बार बार अभ्यास करता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, वो उलझन पेटिका में से बाहर निकलने के लिए बार बार अभ्यास कर रही है ना बिल्ली। तो यानी कि कुछ भी चीज़ नहीं है कि मैं स्टोरी में से याद करवाऊँ। वैसे मैं ट्रिक्स मेथड से याद करवाता हूँ। जो सुविधा, जो इसका सिद्धांत है जितने भी, वो सारे के सारे स्टोरी मेथड से याद करवाता हूँ। लेकिन आपको ये चीज़ याद करवाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये चीज़ों का बार बार प्रयोग होगा। अभी तो मैंने सिद्धांत शुरू नहीं किया है। ये क्या नहीं किया है? सिद्धांत को शुरू नहीं किया है। आपको पता है इस सिद्धांत की विशेषता ये है कि मंदबुद्धि बालक है उसके लिए भी ये सिद्धांत काम कर सकता है, क्योंकि इसमें दिमाग का प्रयोग करना नहीं है। मंदबुद्धि बालक यदि कपड़े नहीं पहनता तो बार बार उसको बटन बंद करना सिखाओ, उसको बार बार भोजन करना सिखाओ, उसको जूते पहनना, फीते बांधना, तो उसके लिए लाभदायक है ना। दूसरी बात है, ये प्रयोग जानवरों पर किया गया है। तो जानवरों में जब इंटेलिजेंस आ सकती है तो मनुष्य को भी बार बार अभ्यास करने के बाद में मनुष्य के अंदर भी इंटेलिजेंस बढ़ेगी। दूसरी बात है, शरीर की जो एक्टिविटीज़ है, प्रतिक्रिया, उस पर बल दिया गया दोस्तों। उसके बाद में जो डार्विन का सिद्धांत और विज्ञानवाद, दोनों का अनोखा संगम देखने को मिलता है। डार्विन का जो सिद्धांत है और विज्ञान के सिद्धांत, दोनों का अनोखा संगम इस सिद्धांत में देखने को मिलता है। तो कभी प्रश्न आ सकता है दोस्तों कि डार्विन की झलक किस सिद्धांत में देखने को मिलती है? ठीक है, तो इसी में झलक देखने को मिलती है। विज्ञान और डार्विन दोनों का संगम, अनोखा संगम किस में देखने को मिलता है? थार्नडाइक के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत में से देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में कहता है इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है दोस्तों? कमजोरी ये है कि समय ज़्यादा खराब होता है। बुद्धि के ऊपर बल नहीं दिया गया, बुद्धि पर कोई बल नहीं दिया गया। किशोर नाम की चीज़ नहीं है। बार बार मनुष्य जो है शरीर के द्वारा अभ्यास करता है, उसके द्वारा ही जो कुछ कार्य होता है वो कुछ होता है, जिससे कि आधुनिक जो विद्वान है वो इनकी बात से सहमत है नहीं है। एक तो समय खराब ज़्यादा होता है, दूसरी बात है इसका प्रयोग जानवरों पर किया गया है। तो मनुष्य जो सबसे सारे के सारे जानवरों में श्रेष्ठ माना जाता है और सबसे उच्च बुद्धि वाला माना जाता है और सभी जानवरों को बस में कर लेता है, मनुष्य पर जब गहराई से इसके ऊपर प्रयोग नहीं किए गए तो हम कैसे मान लें कि इनके द्वारा किया गया प्रयोग जो है बिल्कुल तर्क की कसौटी के ऊपर खरा उतरता है। तो दोस्तों आज आपको ये इसकी मुख्य थार्नडाइक के सिद्धांत के बारे में बताया, और अब आगे हम इसकी बताने जा रहे हैं इसकी विशेषताओं के बारे में, इसके नियमों के बारे में। इन्होंने 3 तो प्रमुख नियम दिए और 5 गौण नियम दिए। 3 प्रमुख नियम दिए
और 5 क्या दिए गौण नियम, उनके बारे में अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में 3 प्रमुख नियम और 5 गौण नियम बताएंगे। थार्नडाइक के अब अपने बात करते हैं इनके मुख्य नियम और 5 गौण नियमों के बारे में बात करते हैं। इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए। कितने? थार्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए और 5 गौण नियम दिए। 3 तो मुख्य और 5 क्या दिए? गौण नियम। 5 गौण नियम दिए दोस्तों, गौण नियम। और जो मुख्य नियम थे वो कौन कौन से थे दोस्तों? नंबर 1 तत्परता का नियम। कौन सा है? तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या है इसके बारे में देखो। तत्परता का नियम किस पर लागू होता है? तत्परता का मतलब होता है जागरूकता। क्या चीज़ है? जागरूकता। कोई भी व्यक्ति जितना जागरूक है काम के प्रति उतना ही बढ़िया करेगा, और जितना काम करने के लिए तत्पर नहीं है उतना ही घटिया करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रकार की स्थिति पैदा होती है दोस्तों। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक तो बालक काम करना चाहता है, बालक काम करना चाहता है, ठीक है, और घर वाले सहयोग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सहयोग। तो उसे खुशी मिलेगी, काम को करने के लिए क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी, क्योंकि बालक पढ़ना चाहता है और घर वाले पढ़ाना चाहते हैं, तो खुशी मिलेगी कि नहीं? दूसरा प्रश्न है, इसी के अंदर दूसरी कंडीशन उत्पन्न होती है कि बालक पढ़ना चाहता है। क्या है? पढ़ना चाहता है या काम करना चाहता है? काम है करना चाहता है, यानी कि यही बात। लेकिन घर वाले करने में सहयोग नहीं दे रहे हैं, सहयोग नहीं दे रहे हैं काम करने, तो उसको खीज उत्पन्न होगी। क्या होगी? खीज। तीसरी बात, बालक जो है काम नहीं करना चाहता, काम है नहीं करना चाहता और घर वाले करवाना चाहते हैं, तो भी क्या उत्पन्न होगी? खीज उत्पन्न होगी। ये 3 कंडीशन उत्पन्न होती है दोस्तों इस सहयोग के अंदर। इस तत्परता के जो नियम है, थार्नडाइक का जो सिद्धांत है, इसको तत्परता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इन्होंने जो पहला जो नियम दिया है तत्परता का नियम, काम करना चाहता है बालक, लेकिन जो घर वाले हैं वो सहयोग दे रहे हैं तो खुशी मिलेगी ना, और बालक काम करना चाहता है, घर वाले रुकावट पैदा करेंगे तो खीज उत्पन्न होगी। लेकिन जो बालक है तीसरी कंडीशन में काम करना ही नहीं चाहता, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, बालक बड़े खुश है कि जीवन में कोरोना चलता ही रहे ताकि स्कूल जाना ही नहीं पड़ेगा, और जब कोरोना बंद हो जाएगा तो घर वाले उसको जोर हमारी तैयार कर करके पहली क्लास में बालकों को भेजेंगे, तो बड़ी खीज उत्पन्न होगी, बोला कि ये उल्टा सुल्टा काम कैसे हो गया, कोरोना खत्म कैसे हो गया। तो यानी कि तत्परता के सिद्धांत में 3 नियम है। तो यहाँ पर तत्परता का मतलब होता है दोस्तों, मैं आपको अच्छे से अच्छा बिस्तर दे सकता हूँ, नींद नहीं दिलवा सकता, आपको बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का दूध ला के दे सकता हूँ लेकिन पिला नहीं सकता, आपको बढ़िया से बढ़िया भोजन परोस सकता हूँ लेकिन आपको खिला नहीं सकता। उसी प्रकार कई बार पेपरों में प्रश्न आया, 2012 में भी आया था, 2011 में भी प्रश्न आया था। कौन सा? एक घोड़े को पानी तक लेकर जा सकते हैं लेकिन जोर हमारी उसको पिला नहीं सकता, ये कई बार आया है। तो ये है तत्परता का सिद्धांत। इसीलिए कहा गया है कि जो बालक है उसमें रुचि पैदा करनी चाहिए काम के प्रति, उसके अंदर अभी प्रेरणा पैदा करनी चाहिए, मोटिवेशन पैदा करनी चाहिए। जो टीचर है बालकों का पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए ताकि वो उस काम को बढ़िया तरीके से कर सके। ठीक है, दूसरा कौन सा है दोस्तों? तत्परता का सिद्धांत है, और दूसरा है अभ्यास का। कौन सा है? अभ्यास का नियम। आपको पता है कि बालक किताबें पढ़ता है, अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में कई बच्चे तो पढ़ते हैं और कई ठार से तंगोटी को तान के और सोए पड़े हैं, तो वो जो सीखा सिखाया ज्ञान है वो भी भूल जाएंगे। कई दिन अपने जब पढ़ी पढ़ाई चीज़ को भूल जाते हैं ना, कई बार पेपर आगे खिसक जाते हैं, हम पढ़ते नहीं है, फिर उसके बाद में पढ़ी हुई चीज़ भूल जाते हैं, तो दिक्कत आती है ना। तो यहाँ पर ये कहा गया है, करत करत, कबीर जी का एक दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। यानी कि ये चीज़, तो व्यक्ति को अभ्यास करते रहना चाहिए, बार बार अभ्यास से और ज़्यादा हमें ज्ञान के अंदर वृद्धि होती है, ज्ञान के साथ और ज्ञान जुड़ जाता है। और अनअभ्यास से, अभ्यास के बाद में अनअभ्यास करने से सीखा हुआ ज्ञान हम भूल जाते हैं। हमारे साथ ये घटना घटती है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको तत्परता का बताया, बाद में कौन सा बताया?
अभ्यास का। अब बता रहा हूँ प्रभाव का नियम। कौन सा नियम बता रहा हूँ दोस्तों? प्रभाव का नियम। प्रभाव और अप्रभाव। आपको पता है बालक को रिजल्ट जब उसके अनुकूल आता है तो बालक खुश होता है, और बालक के मन के अनुसार रिजल्ट नहीं आता है तो वो दुखी होता है ना। और जब उसका रिजल्ट अच्छा आता है, क्यों आता है? घर वालों ने उसको मोटिवेट किया कि 10वीं में यदि फर्स्ट आएगा तो स्कूटी ला के देंगे, तेरे को मोबाइल ला के देंगे, और उसी के चक्कर में उसने बढ़िया पढ़ लिया, रिजल्ट बहुत शानदार आया तो वो खुश हुआ। उसके बाद में उस लालच में वो और आगे बढ़ता गया। तो यहाँ पर कहा गया है कि बालक जो है जब उसको अच्छा प्रभाव मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा और प्रत्येक चीज़ का उत्तर उसको मिल पाएगा तो वो आगे बढ़ता जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो टीचर है उसको जो शिक्षा इसी प्रकार देनी चाहिए ताकि वो शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, उस लाइन के अंदर आगे बढ़ने के लिए प्रभावित होता रहे, शिक्षक की जो शिक्षण विधियों से प्रभावित होता रहे, ज्ञान से प्रभावित होता रहे, ताकि वो इस चीज़ को सीख पाए। तो यानी कि ये 3 नियम बता दिए दोस्तों। 5 गौण नियम दिए थे। थार्नडाइक ने कितने नियम दिए थे? 5 गौण नियम दिए थे। एक बार की बात थी और एक बहु थी। क्या थी? बहु थी। तो बहु प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा? प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है। दूसरा एक उसकी सास थी तो सासरीय का नियम, सासरीय का नियम। ठीक है। इसको संबंध परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। तीसरा, एक बहू थी और एक सास थी, और जो बहू थी उसके अंदर प्रेत आत्मा आ गई। क्या गया? आत्मा आ गई। तो आत्मीकरण का नियम कौन सा है? आत्मीकरण का नियम। उसके बाद में आत्मा आ गई तो बहू से बहु प्रतिक्रिया, सास से सासरे का, और आत्मा आने के बाद में सास ने बहू को किसी बाबा के पास में लेकर गई। किसके पास में? बाबा के पास में लेकर गई और कहा जी बाबा जी इसके अंदर तो आत्मा आ गई है, क्या करें अब हम, दिक्कत आ गई है। और इसके मन में जैसे आता है, क्या आता है? मन। ठीक है। तो मनोवृत्ति का नियम। कौन सा नियम है? मन से मनोवृत्ति का नियम। इसके मन में आता है ना, वैसे ये करती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कुछ ना कुछ आप करो बाबा जी। क्या? कुछ ना कुछ करो। तो बाबा जी ने कहा इसको छोटे छोटे अंशों में रोटी दिया करो, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको रोटी दिया करो। आंशिकता का नियम। कौन सा है? आंशिकता का नियम। तो दोस्तों आपको बता दूं, कई बार पेपर में ऐसे प्रश्न आ जाता है थार्नडाइक का सिद्धांत है, इसका कौन सा नाम नहीं है, तो आपको बता दूं सीधा ये भी दे सकता है। आंशिकता का नियम किसका है? थार्नडाइक का। सासरे का? थार्नडाइक का। मनोवर्ती का? बिल्कुल सिंपल सा है। बहू है, सास है, आत्मा आ गई है और वो मन में आती है, बहू वैसे करेगी फिर तो, है ना। और फिर आने के बाद में वो क्या हुआ है, जो बाबा था उसने कहा छोटे छोटे अंशों के अंदर टुकड़ों में बांट के रोटी और इसको दिया करो। ठीक है। तो यानी कि बहु प्रतिक्रिया का मतलब ये है दोस्तों कि जो बालक है वो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं करता है। प्रारंभ में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करता है और लास्ट में उसको लगता है ना, जो प्रतिक्रिया बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया लगता है उसी प्रतिक्रिया के अनुसार वो सीखता है। स्कूल में क्लास में जाता है और कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो वो तरह तरह से वो चालबाजी से अटकल लगाकर और अपने तरीके से प्रश्न का उत्तर देना चाहता है, लेकिन जब उसका उत्तर गलत आता है दूसरे तरीके से, फिर तीसरे तरीके से, कई सारे तरीके इकट्ठे कर लेता है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। लास्ट में जो मास्टर जी बताते हैं ये सही है, उसको वो धारण कर लेता है ना। उसी प्रकार बालक जूते की फीते बांधता है तो कैसे कैसे बांधता है वो, किसी भी ये मार्का है ये नीचे ज़मीन पर डाल देंगे, कभी मुंह से उठाने का बालक प्रयास करेगा, कभी हाथ से, कभी पैर से, लेकिन लास्ट में वो कई दिनों के बाद में हाथ से उठाने लग जाता है, उसको पता है ये अंगुलियां हैं, अंगुलियों से मार्का उठता है। तो यानी कि बहुत सारी प्रतिक्रियाओं के बाद में उसको पता चल जाता है कि कौन सी प्रतिक्रिया के द्वारा वो काम होने वाला है, उसको ज्ञान कहते हैं, अधिगम कहते हैं, और वो उसको धारण कर लेता है। ठीक। साहचर्य का नियम या संबंध परिवर्तन का नियम किसे कहते हैं दोस्तों? गौर से सुनो। आप अपने घर में कुत्ता होगा ना, ऐसे करना, कुत्ते को रोटी डालते समय ऐसे करना, उठो, ऐसे करना, उठो, और फिर उसको रोटी देना रोजाना। एक दिन ऐसा आएगा आपने रोटी नहीं दी, आपने कहा उठो, तो कुत्ता फिर छलांग लगाएगा एकदम आपके हाथ की तरफ ऐसे। रोटी तो दी नहीं,
लेकिन उसने संबंध स्थापित कर लिया, साहचर्य स्थापित कर लिया। थार्नडाइक ने साहचर्य जो संबंध का जो नियम है बिल्ली पर प्रयोग किया था। बिल्ली को आगे उसको भोजन देता था, उसको कहा था उठो, बिल्ली छलांग लगाती थी ऊपर, फिर उठो। और एक दिन उसने भोजन नहीं दिया लेकिन बिल्ली फिर भी उछली। इससे क्या कहा है? साहचर्य का। दूसरी बात आपको एक और बताऊं, कई बहुत पाठक साहब जी की किताब के अंदर एक उदाहरण भी मिलता है और कई किताबें उनमें भी उदाहरण आता रहता है कि एक प्रेमिका है, प्रेमी की फोटो लगी है, उसको देख के रोने लग जाती है, यानी कि साहचर्य का संबंध, उस संबंध को देख के उसको एकदम याद आ जाती है, पुरानी घटनाएं याद आ जाती है, तो इसी को भी संबंध कहते हैं। उसके बाद में आत्मीकरण का नियम का मतलब क्या है? आत्मीकरण का नियम और क्या चीज़ है? जो चीज़ें हमारी आत्मा में बैठ जाए ना, है ना, जो चीज़ें हमारी आत्मा के अंदर बैठ जाए उस काम को तो हम अधिक करते हैं, जो हमारी आत्मा में नहीं बैठेगी जो बात है उस काम को हम नहीं करेंगे। आप लोगों को सोचने वाली बात है, मनोवर्ती और आत्मीकरण में क्या अंतर है? देखो, एक मन है और आत्मीकरण। देखो किस प्रकार मैं आपको याद करवाता हूँ। किसी काम को करने में हमारा जितना मन होगा ना, उसी अनुपात में हम सीखेंगे दोस्तों, याद रखना। ये जितना मीठा डालोगे, आप गुड़ डालोगे चाय उतनी मीठी होगी, चीनी डालोगे उतनी मीठी होगी। जिस अनुपात के अंदर आप शरारतें कर रहे हो और विज्ञान का पीरियड चल रहा है, तो आपको जिस अनुपात में ज्ञान प्राप्त होना चाहिए उस अनुपात में ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मनोवर्ती का मतलब है जितना आपने उसके साथ संबंध जोड़ रखा है ज्ञान के साथ, उतना ही उसी अनुपात में ज्ञान की प्राप्ति होगी, नहीं तो आप टॉप नहीं आ जाते। आत्मीकरण, इसमें और इसमें देखो क्या अंतर है। पुराने ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना, पुराने के साथ नवीन को जोड़ना। कैसे? आपने टीवी के अंदर धारीदार गधा देखा और बाद में एक दिन मेले में घोड़ा देख लिया, आपने क्या कहा? अरे गधा गधा, धारीदार। आपने क्या कहेगा? गधा। घर वाले कहेंगे गधा नहीं है, ये घोड़ा है। तो फिर आपके दिमाग में वो बैठेगा कि जो गधा होता है वो तो वहाँ पर धारीदार गधा था, छोटा था, घोड़ा तो बहुत ऊंचा है, ये ज़्यादा दौड़ता है, वो कम दौड़ता था, तुलना करोगे। यानी कि पुराना जो ज्ञान होता है उस ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान जोड़ के और जो नया ज्ञान प्राप्त होता है उसका हम आत्मीकरण कर लेते हैं, यानी कि पुराने ज्ञान जो हमारे आत्मा में बैठा हुआ है उसके साथ नवीन ज्ञान जोड़ना। आंशिकता का मतलब होता है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना। किसमें? छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना। किसमें बांट लेना? टुकड़ों में बांट लेना। अब दोस्तों छोटे टुकड़ों में कैसे? देखो, कै कबूतर, कै खरगोश, अलग अलग करते हैं ना, जब ये याद हो जाते हैं तो फिर हम जोड़ते हैं उनको अक्षरों को और फिर पढ़ते हैं। ऐसे कभी हुआ है कि क्लास में गए और सीधा ही आपको इस किताब पढ़ाना सिखा दिया? नहीं होता है ना ऐसा। तो यहाँ पर भी आंशिकता के अंदर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं और फिर अक्षरों का निर्माण होता है, फिर हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज आपको 3 प्रमुख नियम और 5 गौण नियमों के बारे में थार्नडाइक के सिद्धांत को समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और इसके साथ जो पुराने वाला जो मैंने समझाया हुआ उसको भी देख लेना, इसमें मैंने नए कंटेंट दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके रीट के पेपर में इससे बाहर नहीं जाएगा। अच्छी तरह से नोट्स बना लेना, बस पढ़ लेना, ठीक है। अभी मेरे जो कई स्टूडेंट हैं उनका RS इंटरव्यू के लिए गए हुए हैं, मुख्य परीक्षा पास की है, आएगा तो आपको लाइव उनसे मिलवाऊंगा और उनके कई बार जो कमेंट के माध्यम से भी वो बताते भी होते हैं। उसके बाद में आज तक हज़ारों विद्यार्थी हैं कांस्टेबल, पटवारी के अंदर और इसके अंदर शिक्षक भर्ती के अंदर, SI के अंदर नौकरी लगे हैं। दोस्तों आप भी लग सकते हो। आपकी यदि आप कोचिंग में नहीं जा सकते हो तो उसी प्रकार से सारगर भी तरीके से मैं यहाँ पर पूरे सिलेबस और प्रत्येक चीज़ करवाऊँगा। एक बात और बताऊँ, कई दोस्त ये कहते हैं कि सर आप सारे करवा दोगे। दोस्तों मैं बता दूं 97 के अंदर मेरी ग्रेजुएशन हुई थी, उसके बाद में लगातार मेरी एजुकेशन भी चलती है और 23 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ IAS के अंदर। जब मैं आगे बढ़ा और फाइनल IAS नहीं बन पाया, 2012 के अंदर मेरा अंतिम कंपटीशन था जब मैंने RS मेंस लिखा था, पहली बार RS मेंस यहाँ पर बीकानेर लिखा था। और IAS की तैयारी 99 से लेकर 2008 तक मैंने
आईएएस के फील्ड के अंदर तैयारी की, फाइनल हुआ नहीं, तो मेरे लगभग 7-8 सब्जेक्ट नेट लेवल के तैयार हैं, उनको मैं करवाता हूँ और उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और पर्सन हूबहू पड़ जाते हैं, वैसे के वैसे दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो जितना मेरे पास में अनुभव है, ज्ञान है, उसका यदि आप लाभ ले लोगे तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद।